स्वागत है डीडी न्यूज पर। इस समय हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उडुपी में रोड शो किया है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उडुपी में थे, तो उडुपी में उन्होंने जो रोड शो किया है उसी की कुछ दिलचस्प तस्वीरें आप देख रहे थे। और अब हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं के साथ और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे वही जो अभी आप तस्वीरें देख रहे थे कि उडुपी में पीएम मोदी ने क्या संदेश दिया है, क्या कुछ संदेश है। इसके बाद गोवा भी जा रहे हैं पीएम। और उसके बाद बात करेंगे कि कांग्रेस की हार के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। कभी पार्टी के अंदर के लोगों को कहते हैं, कभी चुनाव आयोग को कहते हैं, कभी वोट चोरी को कहते हैं। इस पर बात करेंगे। कल बिहार में उनकी समीक्षा बैठक हुई थी। और इसके बाद पश्चिम बंगाल में किस तरह से, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में और बाकी जगहों पर भी एसआईआर पर किस तरह राजनीति हावी हो रही है, उसके क्या मायने हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उडुपी में श्री कृष्ण मठ में आयोजित कार्यक्रम में 1 लाख प्रतिभागियों के साथ श्रीमद् भगवद गीता का किया पाठ। सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी किया उद्घाटन। पीएम ने जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वदेशी और योग को अपनाने समेत 9 संकल्पों का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का करने वाले अनावरण। मठ द्वारा विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन का भी करेंगे उद्घाटन और उपस्थित जनसमूह को वहां पर करेंगे संबोधित। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 4 और 5 दिसंबर को भारत की राजकीय यात्रा पर आने का कार्यक्रम। 23वें इंडिया रशिया सालाना समिट में लेंगे हिस्सा। दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शिरकत। कहा, अपनी सेनाओं का कर रहे हैं आधुनिकीकरण। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है भारत। और बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक में आपस में ही भिड़ गए पार्टी के नेता। आज कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक मुद्दे पर करेगा चर्चा। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आज सबसे बड़ी खबर उडुपी से ही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे। तो वहां से क्या क्या उन्होंने संदेश दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज अपनी 1 दिवसीय यात्रा में कर्नाटक की तीर्थ नगरी उडुपी पहुंचे। तो स्वामी वल्लभाचार्य के कृष्णमठ मंदिर के दर्शन के बाद उन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के साथ भगवद गीता के श्लोकों का पाठ किया। पीएम मोदी का यह उडुपी में तीसरा दौरा है। कर्नाटक में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में द्वैत दर्शन के प्रतिपादक माधवाचार्य के स्थापित कृष्ण मंदिर भक्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यहीं के भक्त कनकदास का मंदिर जाति विभेद की मान्यताओं को झुठलाता है। देश विदेश के लोग यहां भक्ति की शक्ति देखने के लिए पहुंचते हैं। तो पीएम मोदी ने यहां कहा कि हमारे समाज में मंत्रों और गीता श्लोकों का पाठ सदियों से होता रहा है। 1 लाख कंठों से निकलने वाली आवाज मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा संचारित करती है। यही ऊर्जा सामाजिक एकता की शक्ति है। साथ ही पीएम ने कहा कि उडुपी की धरती पर आना मेरे लिए अलग अनुभूति देता है। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले और सुदर्शन चक्र का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि दुश्मन दुस्साहस दिखाएगा तो हमारा सुदर्शन चक्र भी चलेगा। अयोध्या से उडुपी तक राम जन्मभूमि आंदोलन में संतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राम मंदिर अयोध्या में वेदांत के प्रकाश स्तंभ जगत गुरु माधवाचार्य के नाम से गेट लगाया गया है। कनकना किंडी के लिए कनक कवच समर्पित कर पीएम मोदी ने भक्ति और पूजा में जाति विभेद समाप्त करने वाले महापुरुषों को नमन किया। यह माना जाता है कि इसी मंदिर के पवित्र खिड़की से संत कनकदास को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को जगाते हुए पीएम मोदी रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा से पहले नासिक के काला राम मंदिर का प्रधानमंत्री ने वहां पर दर्शन किया था। इस मंदिर में कभी दलितों के प्रवेश को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने आंदोलन किया था। उस मंदिर में झाड़ू लगाकर पीएम ने धार्मिक स्थलों और समाज में जाति विभेद के मध्यकालीन परंपरा से मुक्ति का आह्वान किया था। और आज फिर से प्रधानमंत्री ने यही संदेश दिया है। तो पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि महान संत कवि कनकदास जी के दर्शन को अपना सौभाग्य बताते हुए प्रधानमंत्री ने खुद को उनका भक्त बताया। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षा उन्हें लोक कल्याण के काम करने के लिए प्रेरित करती है।
मेरे जैसा कोई भक्त एक छोटी सी खिड़की से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है तो उसे कनकदास जी की भक्ति से जुड़ने का अवसर मिलता है। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं, मुझे इसके पहले भी ये सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। कनकदास जी को नमन करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, उनकी शिक्षा हर युग में व्यवहारिक है। गीता के शब्द सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, राष्ट्र की नीति को भी दिशा देते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक के लिए गर्व की बात है कि राम मंदिर का एक गेट माधवाचार्य के नाम पर रखा गया है। भगवान राम के अनन्य भक्त जगतगुरु मध्वाचार्य जी ने लिखा था, रामाय शाश्वत सुविस्तृत षड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्य महारणावाय, अर्थात भगवान श्री राम 6 दिव्य गुणों से विभूषित सर्वेश्वर और अपार शक्ति साहस के सागर है। और इसलिए राम मंदिर परिसर का एक द्वार उनके नाम पर होना उडुपी, कर्नाटका और पूरे देश के लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। तो प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत ही विशेष था। ज्योति हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं जो वहां पर मौजूद भी थी, और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी इस खबर पर जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। मैं पहले ज्योति का रुख करता हूं। ज्योति, ये बताइए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान 1 लाख से भी ज्यादा कंठों के द्वारा गीता पाठ किया गया, आप वहां पर मौजूद थे, किस तरह का वहां पर वातावरण आपने देखा, किस तरह से लोगों में उत्साह देखा, और प्रधानमंत्री के इस यात्रा में क्या कुछ विशेष रहा इस बार? लालचंद जी, जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री जब उडुपी वो स्टेज में आए श्री कृष्ण मंदिर के दर्शन कर वहां की माहौल तो ऐसा था कि उनका उत्साह का कोई पार ही नहीं था। जब मोदी जी स्टेज पर आए, सब लोग नारा लगा रहे थे, श्री कृष्ण की, श्री जयराम की, और घोष लग रही थी वहां पे। उस जगह पे 25,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, और ऑनलाइन सब मिलाकर 1 लाख कंठ सब लोग मिलकर वहां पे भगवत गीता स्तोत्र कर रहे थे। तो मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ। वहां पे रोड शो में भी उतना ही लोग थे, दोनों तरफ मोदी जी को स्वागत करने के लिए उनका नारा लगाते हुए। और जब वहां पे जो स्टेज में इतने लोग थे, पहले से वो भगवत गीता की स्तोत्र पठन कर रहे थे, और जब मोदी जी आए उनके उत्साह दुगनी हो गई। और मोदी जी ने उनके भाषण में इतना बहुत महत्वकारी अंश वहां पे प्रस्ताव किए। पहले उन्होंने कहा कि जिस धरती में मैं आया हूँ, ये मेरे लिए पुण्य की बात है। गुजरात और उडुपी एक बहुत महत्वपूर्ण एक संबंध है, रिलेशनशिप है। और उडुपी गुजरात में द्वारका में श्री कृष्ण की मठ है। तो यहाँ पे उडुपी में भी। और उन्होंने ये भी कहा कि कनकदास जी के द्वारा हम श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे, ऐसा अवसर मुझे मिला है। और उनके पहले सुगुणेंद्र श्री ने भी बात किए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानी मोदी जो साक्षात अर्जुन है, वो श्री कृष्ण की अर्जुन बनकर यहाँ पे आए हैं। तो हम प्रधानी मोदी को चुनाएंगे, वो धर्म की रक्षा करेंगे। हम प्रधानी मोदी को रक्षा करेंगे, अगर हम मोदी को रक्षा करेंगे तो वो धर्म को रक्षा करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा, प्रधानी मोदी जी ने ये भी कहा कि 9 संकल्प को फॉलो करने के लिए लोगों को जल की संरक्षण कीजिए, और पेड़ों पौध लगाइए, और योग को अपने जिंदगी में अडॉप्ट कीजिए, और उसके साथ साथ ही एक गरीबों की जिंदगी को भी श्रेयोभिवृद्धि दीजिए। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण। और उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ज्योति, लौटता हूं आपके पास, बने रहिएगा आप। विनोद जी, अभी हमने स्क्रिप्ट में भी बताई कि चाहे राम मंदिर के उद्घाटन से पहले नासिक में वो पूजन दर्शन, और उसके बाद अभी सप्त मंदिर, और उसके बाद अभी उडुपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं कि हमारी सनातन परंपरा
हमारी सनातन संस्कृति कितनी समावेशी रही है, इसमें कहीं से विभेद की गुंजाइश नहीं रही है। यही संदेश आज उडुपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रमुखता से दिया। लाली से आप कह सकते हैं कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जी। संदेश है। जब आप एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देखते हैं तो आप उसके टाइमिंग को भी देखिए। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन का व्रत रखा था, तो वो नासिक में पहले काला राम मंदिर जाते हैं। जी। आपको काला राम मंदिर याद होगा कि जिसके आंदोलन के लिए अंबेडकर जी ने 1930 में एक बड़ा आंदोलन किया था कि दलितों का इस मंदिर में प्रवेश हो। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर ये पहुंचना पीएम मोदी ने अपना कर्तव्य माना। ये समावेश की वही तस्वीर अभी दिखा भी रहे हैं विनोद जी हम लोग। तो आपने दिखाया है अभी। तो ये, और आज आप देखिए कि वो माधवाचार्य के और वहाँ जो कृष्ण उडुपी का जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर कर्नाटक के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में आप कह सकते हैं, तो ये कर्नाटक का उडुपी का ये कृष्ण मंदिर है। और वहाँ कनकदास का मंदिर है। वो कनकदास को इसी अछूत के कारण उस मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। तो कनकदास जो संत थे वो एक कोने में बैठ गए और अपना दर्शन के लिए वो नित्य आते रहे। एक दिन ऐसा संजोग हुआ, जो लोग कहते हैं कि एक खिड़की खुली, एक दीवार से वहां फटा और कनकदास सीधे भगवान का दर्शन करने लगे। क्या तो ये जो भारत की एक श्रेष्ठता है कि आप उसमें भक्ति में, भाव में, जिस काल में ये मध्यकाल का भी जो बीमारी है वो आया हो, लेकिन भगवान में और भक्ति में कोई जाति और कोई पंथ, कोई संप्रदाय ये नहीं है, सबके लिए द्वार खुला है। और कृष्ण से सीधे कनकदास की वो मुलाकात, वो दर्शन को पीएम मोदी ने कहा। आज आपने सुना कि वो कह रहे थे कि मेरे जैसे भक्त को भी कनकदास के उस खिड़की से भगवान का दर्शन हुआ। तो आप ये देखते हैं कि किस तरह से राम मंदिर की बात जब उन्होंने कहा कि आज आप देखिए कि धर्म ध्वजा फहराने के बाद वो सीधे उडुपी गए हैं। उस उडुपी का सरोकार किस तरह से राम मंदिर के उस आंदोलन में रहा है। उस उडुपी में आपका देखिए कि माधवाचार्य के नाम से अयोध्या में वो एक तोरण द्वार, महाद्वार लगाया गया है। तो जो राम की श्रेष्ठता को लेकर माधवाचार्य का वर्णन है। तो आप जब इन चीजों को देखते हैं तो इस चीजों में एक संदेश ये है कि जो लोग भारत को ये मानते हैं कि 1947 के बाद का ये देश है, उन्हें समझना पड़ेगा कि ये भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। बिल्कुल। और ये सिविलाइजेशन स्टेट जो है उसका, वो इसको एक सांस्कृतिक एकता का आधार देता है। इसी केरल से चला हुआ एक सन्यासी शंकराचार्य आपके देश के अलग अलग कोने में 4 मठ बनाते हैं और 4 मठ की स्थापना आप एक ज्योग्राफिकली आइकॉन बना हुआ है। ये भारत एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। ये उडुपी भारत के राष्ट्र को किस तरह से गौरवान्वित करता है, सामाजिक एकता और समरसता का। यही गीता की बात करते हुए उन्होंने कहा, उडुपी से कहा कि हम वो गीता के देश हैं जो अगर दुश्मन दुस्साहस करता है तो हम सुदर्शन चक्र भी चलाते हैं। बिल्कुल। वो ऑपरेशन सिंदूर की भी बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ की है। तो इस तरह से अनेकों संदेश पीएम मोदी के इस उडुपी के आज के इस दौरे से है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे शास्त्रों में ये सब कुछ है, सब कुछ है शास्त्रों में। शठे शाठ्यम समाचरित भी है, आवश्यकता पड़ने पर सुदर्शन चक्र उठा लेने की भी बात है। ज्योति, आज वहां पर एक चीज और दिखाई पड़ी, उडुपी में जो प्रधानमंत्री ने रोड शो किया उसकी कुछ तस्वीरें अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। क्या जबरदस्त उत्साह लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। आपने खुद वो दृश्य देखे हैं। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में क्या, कितनी देर का ये रोड शो था, कहां से कहां तक का? लालचंद जी, जैसे आपने कहा रोड शो में बहुत लोग थे। एक 1.5 किलोमीटर का रोड शो था। जब वो उडुपी, आदि उडुपी हेलीपैड से कृष्ण मठ तक उनका रोड शो था। दोनों तरफ लोगों का इतना, मतलब जितने जोश में थे, मैं भी हैरान हो चुकी जब वो लोग भगवत गीता पठन कर रहे थे। जब मोदी जी स्टेज पर आए, उनका उत्साह इतना दुगना हुआ। जब वो बात करने शुरू कर दिए, उस वक्त भी सब लोगों के मुंह में भगवत गीता के साथ साथ उन्होंने जय मोदी जी वो नारा तो इतने, मतलब वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। वो इतने लोग वहां पे 25,000 से ज्यादा लोग थे। सब लोगों के मुंह में ये की बात, जय मोदी जी, क्योंकि आपने हमारी हिंदू धर्म की पुनरुत्थान किए हैं। उन्होंने वो भी कहा, जैसे सर ने कहा, सुदर्शन चक्र का भी उन्होंने जिक्र किया प्रधानी मोदी जी ने। ये नया भारत है, ये
शत्रु देशों के सामने आगे घुटते ये नहीं, सर नहीं झुकाते हैं हम, कुछ भी हो हम उत्तर देते हैं। मतलब जो श्री कृष्ण की भगवत गीता है हमारे जीवन की संदेश देता है। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि जो केंद्र सरकार की जो योजना है वो श्री कृष्ण के भगवत गीता से इंस्पायरिंग है, उनका स्फूर्ति देकर ही हमने किया है। तो महिला हो बच्चे हो सबका रक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। और उन्होंने प्रधानी मोदी जी का और एक मुझे बहुत आश्चर्यजनक हुआ ये बात की, जो कुछ छोटी छोटी चीजों के भी प्रधान मोदी जी कैसे ऑब्जर्व करते हैं। पुरंदरदास जी की एक कीर्तन है चंद्रचूड़धरा, ऐसा गाना है, अभी वो युवा वो रील्स बना रहे हैं। मतलब प्रधानी मोदी जी ये भी एक ऑब्जर्व किए हैं कि यहाँ पे कर्नाटक में वो बहुत रील्स बन रहा है। तो जैसे आपने कहा बहुत छोटे छोटे बच्चे भी वहां पे थे, फोटो लेकर खड़े हुए थे। प्रधानी मोदी जी ने वो भी ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि ये फोटो लाई है मुझे दे दीजिए, मैं मेरे पास रख लेता हूँ और उनका एड्रेस भी लिख दीजिए और मैं उन्हें धन्यवाद पत्र भी देता हूँ। तो ये है मोदी जी का यहाँ तो बहुत क्रेज था। और रोड शो या स्टेज प्रोग्राम सब जगह पे मोदी जी के नारा लगा हुआ था। ठीक है ज्योति, रहिएगा हमारे साथ सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए ही हैं। विनोद जी, जिस तरह से अभी ज्योति बता रही थी, लोगों में उत्साह, प्रधानमंत्री का वो टच है ना, जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो जिस तरह से उस चीज को स्पर्श करते हैं, उनकी भावनाएं जिस तरह से लोगों से जुड़ती हैं। भले अभी अगर थोड़ी सी राजनीतिक बात कर लें, कर्नाटक में भले अभी कांग्रेस की सरकार है, कई तरह की उठापटक भी चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कनेक्ट देखिए लोगों के साथ, जो तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है। लाल जी, जो ज्योति बता रही थी अभी, जो ये 1 लाख से ज़्यादा लोगों के कंठ से एक साथ निकले हुए गीता के श्लोक और वो जो मंत्र का उच्चारण हो रहा था, तो पीएम मोदी कितने अभिभूत थे उस श्लोक से कि उन्होंने खुद ये बात कही कि 1 लाख कंठ से निकली हुई ये आवाज़ वो आपके मस्तिष्क में कितनी ऊर्जा संचारित करती है। और ये जो ऊर्जा संचारित करती है ये सामाजिक एकता के प्रतीक है। उस सामाजिक एकता में आप देखिए कि वो स्वर देने वाले कौन लोग हैं, किस जात के लोग हैं, कहाँ के हैं, नहीं हैं, कोई पता नहीं है, लेकिन वो स्वर गीता ने उनको मिलाया है और ये सामाजिक एकता के वो स्वर आपको ऊर्जावान करता है। यही गीता के तत्व है, यही गीता का भाव है। जो ज्योति कह रही थी कि गीता के श्लोक से ही नहीं, वो लोक कल्याण का जो भाव उन्होंने देखा है कि वो लोक कल्याण का भाव उन्हें गीता से मिला है। गीता से ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात कहते हुए जो उन्होंने कहा था कि हमने दुस्साहस का जवाब हमें ही देना है, ये हमारे लिए कोई और दूसरा नहीं आएगा, हमें उसका जवाब देना है, हमें प्रतिकार करना है। तो एक नेतृत्व का जो एक क्षमता है उसको इसलिए वो कहते थे कि गीता कई मायने में आपके लिए अलग अलग संदेश है, अलग अलग लोगों को गीता एक धर्म से ज्यादा आपके लिए एक सामाजिक और व्यक्तित्व के जीवन में आपको एक सबल देता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि इस उडुपी से प्राइम मिनिस्टर मोदी का लंबा कनेक्शन है जी, ये भी समझ लीजिए, तीसरा दौरा है तीसरा दौरा है। और उडुपी पीएम मोदी उस समय में भी गए थे जब जाते रहे थे जब वो बीजेपी के एक मामूली कार्यकर्ता थे। वो जनसंघ का एक पूरा गढ़ इलाका हुआ करता था। पीएम मोदी गुजरात में चीफ मिनिस्टर बने थे तब भी उडुपी आए थे। और आज अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तीसरी बार तो उडुपी में वो उस कृष्ण के मंदिर में हैं और वो गीता के 1 लाख कंठों से उस आवाज के साथ अपनी स्वर मिलाते हैं जी। तो ये कनेक्शन आप देख सकते हैं कि ये भारत की जो अपनी शाश्वत पहचान है, बिल्कुल सांस्कृतिक एकता का। और जब हम कहते हैं ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है तो ये पुनर्जागरण के दौर में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से कर्नाटक, उड़ीसा से लेके कटक, हर जगह आपको ये सांस्कृतिक चेतना का एक रूप दिखेगा जो आज हमने देखा। बिल्कुल, और थोड़ी देर में गोवा में भी दिखेगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। फिलहाल शुक्रिया ज्योति आपका बहुत बहुत, और विनोद जी आप बने रहिएगा, आगे हम कुछ और बड़ी खबरों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि बिहार में जो बड़ी जबरदस्त करारी हार हुई कांग्रेस की, वैसे तो पूरे विपक्ष की हुई है, लेकिन जो कांग्रेस की करारी हार हुई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार। कभी कहते हैं अपने लोगों की हमारी कमी रही, कभी कहते हैं नहीं सब तो हारे हैं, हम भी हार गए, कभी कहते हैं नहीं चुनाव आयोग, SIR, वोटर लिस्ट। इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।
80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब बात करेंगे कि कांग्रेस की हार का आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि पार्टी 3-4 चीजों को पकड़कर चल रही है। बताते हैं आपको हुआ क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई। पटना में हुई इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए, और कांग्रेस की इस बैठक में, यह बैठक दिल्ली में भी हुई थी और पटना में भी समीक्षा हुई। इस बैठक में आपस में ही नेता भिड़े। पटना वाली बैठक में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक नेता ने तो दूसरे को गोली मारने तक की धमकी दे दी थी। चुनाव प्रबंधन में नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। कहे कि नहीं, हमारी तरफ से भी गलती है, और सीट शेयरिंग पर भी, और बाहरी उम्मीदवारों को टिकट बेचने तक का मुद्दा उठ गया। लेकिन सबसे फेवरेट केसी वेणुगोपाल, उन्होंने चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप थोप दिया। खबरों के अनुसार राहुल गांधी ने कमजोर संगठन के आरोप को नकार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस का संगठन कमजोर था तो फिर जो हमारे बाकी सहयोगी थे, आरजेडी, वामदल, इनके संगठन तो कमजोर नहीं थे, वो क्यों हार गए। और इन सब के बीच जो केसी वेणुगोपाल कह रहे थे, तो एसआईआर पर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वाले एसआईआर पर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि कुछ पार्टियां बिहार में बहुत ही ज्यादा डर फैला रही थी। हमें भी लग रहा था कि शायद कुछ हो सकता है, लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं आया जिनका नाम गलत ढंग से काटा गया हो बिहार एसआईआर में। तो कांग्रेस में ये सब चल रहा है बिहार के मुद्दे पर, और उधर एक मुद्दा और आ गया, वो है कर्नाटक में उठापटक, सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान। तो आज कांग्रेस आला कमान इस पर चर्चा करेगा। दरअसल वहां पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, उनके बीच सीएम कुर्सी को लेकर बड़ी जबरदस्त खींचतान चल रही है। तो आज कांग्रेस आला कमान इस पर भी बात करेगा। लेकिन बिहार को लेकर के जो बैठक हुई, हार को लेकर, उसमें अलग अलग तरह की बातें आई। कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता भी, पवन खेड़ा का कहना है कि चुनाव से पहले और बाद में भी कांग्रेस ने कई सवाल उठाए थे। A lot of questions we have raised as far as Bihar is concerned, not just after elections, after results, but also before elections we were raising these questions. An entire voter Adhikar Yatra Rahul ji took out for 16 days in Bihar. So those questions have gone unanswered. Rahul ji has produced a lot of evidence from Maharashtra, from Karnataka, from Haryana and also Bihar of the kind of wrongdoing the Election Commission of India has indulged into. वहीं कांग्रेस के नेता आबिदुर रहमान का भी दावा है कि वोटों की हेराफेरी तो हुई है। कुछ अलग लगती बाहर से आ गए थे कांग्रेस में, जो इन्होंने अपना अपना एस्पैरोगैरा की तरह लोग काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस में थे वो भी जो कांग्रेस से बाहर थे, टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे का हेराफेरी किया गया। ये सब चूक हुई हम लोगों से, जो हम लोग समझ नहीं सकते थे। ये हमने राहुल जी को सुनाया अपने खड़ोटा। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के नेता तरुण चुग का कहना है कि कांग्रेस में दरअसल अराजकता चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन बिहार में दादागिरी, गैंगस्टर, रंगदारी की पर्यायवाची बन गई थी, इसलिए जनता ने उनको सजा दी है। और आज जिस तरह कांग्रेस पार्टी के नेता, जनता ने इन्हें सही सजा दी है, नहीं तो ये बिहार को जंगल राज बना देते। तो ये तमाम बातें चल रही हैं कांग्रेस के अंदर, और
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक आगे चलकर जुड़ेंगे। अभी फिलहाल हमारे साथ विनोद मिश्र जी, हमारे सलाहकार संपादक, इसी मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन लगता नहीं कि कंफ्यूजन है पार्टी के अंदर। कभी कहते हैं कि हमारा प्रबंधन जो है ठीक नहीं रहा, कभी कहते हैं सीट शेयरिंग अच्छी नहीं रही, बाहर के उम्मीदवारों को टिकट दे दिया, लेकिन बाहर जो है, बाहर प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा चुनाव आयोग, SIR, वोटर लिस्ट, वो उस चीज को उछाल दिया जाता है। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है। राहुल गांधी ने यह भी तर्क दिया, नहीं संगठन कमजोर नहीं था, क्योंकि अगर संगठन कमजोर था तो आरजेडी और वामदल वाले क्यों हारे। कितना दम है इस तर्क में, बताइए। लाल जी, आप शुक्र मनाइए और धन्यवाद कीजिए कांग्रेस पार्टी का कि कम से कम बिहार के हार के बाद समीक्षा बैठक हुई। ये भी एक बड़ी बात है। इससे पहले हरियाणा के आपने कभी समीक्षा बैठक नहीं सुनी होगी, तो ये समीक्षा बैठक हुई, इस बात के लिए आप कम से कम धन्यवाद तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल। रही बात, ये अलग बात है कि कांग्रेस में जो पार्टी में कल जो डिस्कशन हुई थी समीक्षा में, लोग तो बड़ा, जो नेता आए थे पार्टी के अध्यक्ष से लेके और महासचिव से लेके सारे लोग थे, जो उम्मीदवार हारे हुए थे वो भी सारे लोग आए हुए थे, लेकिन वो हारने वाले उम्मीदवारों का आक्रोश कुछ ज्यादा था। आक्रोश उनका ये था कि वो सीधे सीधे चार्ज लगा रहे थे लीडरशिप पे। उनका कहना था, जो भाई आप जो है एक जिम्मेदारी लेने से भागते क्यों है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं इंजीनियर संजीव का जी, वैशाली से थे, काफी पढ़े लिखे आदमी हैं, डायनामिक आदमी हैं, गोली मार देने वाली बात। तो अब आप सोचिए कि वो कह रहे थे कि पप्पू यादव इंडिपेंडेंट सांसद हैं। आपने कांग्रेस में सारे टिकट से लेके सब कुछ की जिम्मेदारी उनको सौंप दी, और इस बात को लेके कहा सुनी हुई, यहाँ तक की हुई कि गोली मारने के भी मुंह जुबानी वहां से बात शुरू हो गई। तो सवाल ये है कि आप जब कार्यकर्ता से मिलते हैं, उनका आक्रोश सुनते हैं, और उसके बाद आप ये दलील देते हैं कि संगठन की कोई जो है, कोई कहता है, राहुल गांधी खुद उन्होंने कहा, जो मीडिया में खबर छपी है जी, कि अगर संगठन की कमजोरी की बात करते हैं, संगठन वीक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो फिर आरजेडी क्यों हार जाती है, फिर CPI-ML क्यों हार गई, क्योंकि भाई उनका संगठन तो मजबूत है। लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बताते हैं कि भाई आपके 6 उम्मीदवार जीते हैं, तो कम से कम एक बार रिविजिट तो आपको करना चाहिए कि भाई ये जिम्मेदार कौन है। वो जिम्मेदार क्या KC वेणुगोपाल है, वो जिम्मेदार क्या आपके टीम में कृष्णा लवरू है, वो जिम्मेदार क्या पप्पू यादव है। आप सीधे सीधे इसमें जिम्मेदारी तय नहीं करते, क्योंकि ये जिम्मेदारी आप पे भी फिक्स होगी। क्योंकि आपने इलेक्शन में, पटना के, बिहार के इलेक्शन में जो नैरेटिव लिया था वोट चोरी का, वोट अधिकार यात्रा में आपने जो वहां लोगों में एक नैरेटिव लेके और कहा कि लोग कह रहे हैं वोट चोर वोट चोर, तो आपके नैरेटिव को लोग नहीं माना, ध्वस्त कर दिया। तो ये जिम्मेदारी आपकी थी कि बिहार में इस करारी शिकस्त के बाद आपको तय लेना चाहिए जिम्मेदारी। तो आप कह रहे हैं कि मैं आज भी कह रहा हूं कि वोट चोरी हुई है। तो ये बात समझने की जरूरत है लाल जी, कि कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। तो क्या इसीलिए जो, क्योंकि जिम्मेदारी लेनी ना पड़े, ऊपर से लेकर नीचे तक बात कर रहा हूं, जो बड़े नेतृत्व हैं कांग्रेस में उनकी भी बात कर रहा हूं, और नीचे तक, सबसे ज्यादा आसान यही होता है क्या कि चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा फोड़ दो, ना किसी की, ना ऊपर वाले की बात आएगी, ना नीचे वाले की बात आएगी, ना बीच वाले की बात आएगी, ना प्रबंधन की बात आएगी, ना किसी और की। चुनाव आयोग पर, वोट चोरी पर, SIR पर ठीकरा फोड़ दो। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है विनोद जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जज ने कहा कि हमें भी लग रहा था कि जैसा कुछ पार्टियों ने समा बांधा था, हमें लग रहा था कि हो सकता है कुछ लोगों के नाम गलत ढंग से कट जाए, लेकिन एक भी आदमी ये शिकायत लेकर नहीं आया कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से गलत ढंग से कट गया है। तो ऐसे में इस तरह की जो ये अपनी जिम्मेदारी फेंकने वाली बात है, इस पर कौन यकीन करेगा विनोद जी? लाल जी, आपने बहुत अच्छा संदर्भ लिया। वो सुप्रीम कोर्ट के परसों का ही ये था, कपिल सिब्बल इस मुद्दे को लेके गए थे, आधार कार्ड को लेके, और उन्होंने कहा कि आधार अगर का आप अगर इसमें नहीं मानेंगे
तो लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होगी। देश का तो लाखों वोटर्स इसमें कट जाएंगे, लाखों वोटर्स जो है उनको नागरिकता का अधिकार नहीं मिलेगा। इसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तो कहा था कि इतने लाख वोटर कर लोगों के नाम कट रहे हैं, एक संवैधानिक अधिकार जो है लोगों के छीना जा रहा है, आप लोगों के कारण हमने अपने लोग भेजे वहां पे। लेकिन वहां मुझे किसी ने नहीं कहा किसी ने नहीं कहा कि भाई हमारे वोट कटे हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं। सवाल तो इलेक्शन कमीशन का, आज आप कल का प्रेस रिलीज देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीज जारी किया है कि आज की तारीख तक में चुनाव के बाद एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के ईवीएम्स और चुनाव प्रोसेस पे कोई सवाल नहीं किया है। आज की तारीख में कोई भी हारे हुए कैंडिडेट जो है वो किसी भी तरीके से इलेक्शन के प्रोसेस में बेईमानी को लेके कोर्ट नहीं गए हैं या चुनाव आयोग से शिकायत नहीं की है जी। अब सवाल ये है कि आज आप मान लीजिए एक डेट होता है ईवीएम को लेके कि स्टोर रूम से ईवीएम को निकाला जाएगा, ईवीएम पे आपने आज कोई सवाल नहीं किया है, लेकिन आपको 4 महीने के बाद नींद खुलेगी और आप कहेंगे कि हमारे साथ ये बेईमानी हुआ, तो आप ये बताइए कि वो भी तब जब आपको अच्छी तरह पता है कि आपके पास 45 दिन का टाइम है। आपके कर्नाटक में सरकार है, खुद कांग्रेस की सरकार है, और आप वोट चोरी के आरोप लगा के वहां कह रहे हैं कि हमको अब वहाँ ये ईवीएम को आप दिखाइए, हमको आप सीसीटीवी दिखाइए। ठीक है, कुमार आलोक भी जुड़ गए हमारे संवाददाता। आलोक, बड़ी बड़ी खबरें आ रही भाई कि किस तरह से वहां पर गोली मारने तक की धमकी दे दी गई, अंदर में बहुत सारी बातें चली, लेकिन सबसे ज्यादा सुविधाजनक यही लगा कि ना तेरी जिम्मेदारी ना मेरी जिम्मेदारी, फेंकते हैं जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर, और बात गोली तक पहुंच गई। क्या क्या खबरें आ रही है वहां से, बैठक में जो इंदिरा भवन में जो बैठक हुई? आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा म्यूट कीजिए। कांग्रेस के नेताओं से तो आपने जिस तरीके से देखा होगा कि बिहार के चुनाव के पहले एसआईआर का मुद्दा किस तरीके से उठाया था राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने और महागठबंधन ने, और बिहार में एक मैसिव कैंपेन किया था इसको लेकर के, वोट चोरी को लेकर के किया था। लेकिन जब समीक्षा बैठक हुई तो ये जो मुद्दा था बिल्कुल हाशिए पर था। यानी आप कहें कि 100% अगर समीक्षा में चर्चाएं हुई तो आप समझेंगे 2% या 3% एसआईआर के मुद्दे पर कहा गया कि एसआईआर के चलते हमारी हार हुई। लेकिन 97% जो मुद्दे थे वो बिल्कुल आपसी मुद्दे थे। किसी का कहना था कि फलाने कांग्रेसी ने मुझे हराने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, किसी ने कहा कि टिकट बेचा दी, किसी ने कहा कि टिकट बेचा गया, और हद तो तब हो गई जब वैशाली के जो कांग्रेस प्रत्याशी थे इंजीनियर संजीव और पप्पू यादव जो बहुत खास करीबी माने जाते हैं जितेंद्र यादव पूर्णिया से चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। तो जैसे ही ये संजीव सिंह ने कहा कि टिकटों को बेचा गया और बाहरी लोगों को टिकट दिया गया, उसके बाद वो उनको मारने के लिए दौड़े। तो उसके बाद संजीव सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वैशाली से, उन्होंने यहां तक कह दी कि मुंह में गोली मार देंगे। लेकिन ये सब घटनाएं तब हुई उस समय राहुल गांधी और खड़गे मीटिंग में नहीं आए थे। किसी तरीके से उन दोनों को समझाया गया। जो कटिहार से सांसद है तारिक अनवर ने बहुत बड़ा एक तरह से धमकी दी कि ये पार्टी में ये सब नहीं चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा गया कि किस तरीके से कांग्रेस के अपने ही लोग, जहां एक तो 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट था जिसकी वजह से 11 सीटों पर हारे, और इस फ्रेंडली फाइट का संदेश आसपास की सीटों पर गया जहां पर महागठबंधन की हार हुई। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कांग्रेस के प्रत्याशियों ने, जीते हुए हारे हुए दोनों ने उठाया कि आरजेडी के साथ जो गठबंधन था हमारा वो नहीं होना चाहिए था, और भविष्य में आरजेडी के साथ हम गठबंधन नहीं करें बल्कि कांग्रेस अकेले मैदान में जाए, चाहे वो 5 सीटों पर आए चाहे वो 6 सीटों पर आए। हालांकि आरजेडी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन कल का जो बैठक रहा 10 जो प्रत्याशी थे उसको अलग से अलग करके खड़गे और राहुल गांधी मिले और पूरा फीडबैक लेने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके कल बैठक में समीक्षा बैठक में हंगामा हुआ, जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू पर टिकट बेचने का आरोप लगाया गया, शकील अहमद खान जो नेता विधायक दल के थे, पूर्व नेता विधायक दल के नेता थे, उन पर आरोप लगा कि इन्होंने टिकट बेचने में अच्छा खासा पैसा कमाया। कार्रवाई होगी क्या? क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले ये खबर भी आ रही है कुछ दर्जन नेताओं को नोटिस दिया गया था। हालांकि पार्टी ने अभी इसे इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कल की जो समीक्षा बैठक थी एक तरह से एसआईआर का मुद्दा बिल्कुल गौन रहा। जी आलोक, आवाज आ रही है आपको? आप तक आवाज आ रही है? आपकी आवाज। हाँ,
आलोक जरा ये बताइए, कुछ दिन पहले कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, बिहार कांग्रेस के कुछ नेताओं, कोई कई दर्जन नेताओं के खिलाफ, और आगे चलकर कोई ठोस कदम लेने वाली है पार्टी इस मामले में? देखिए, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा और खबरों में आई थी कि 41 जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे उन पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन ये 41 बहुत ही हाशिए के लोग हैं, कोई बड़े नेता नहीं थे उसमें। और उसमें भी जो कपिल देव यादव के बारे में बात की गई, जिनको अनुशासन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, और उनके नाम पे ये कार्रवाई हुई, उनके यानी उनका दस्तखत था कांग्रेस के जो लेटर पैड था, तो उनके बारे में कहा जा रहा था कि जो जिन पर कार्रवाई हुई 41 लोगों पर, उन्होंने फोटो जारी किया, एक फोटो जारी किया मोबाइल में, और कहा कि जब नितिन नवीन जब मंत्री बने तो उनको जाकर पुष्प गुच्छ वो उनको भेंट कर रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर जो शुरू से ही आप देखें कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड में कुछ स्थिति इनकी मजबूत है, लेकिन यहां पर कार्रवाई करने की जहां तक बात है, अंत में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब हंगामा पूरा होने लगा, एक दूसरे पर आरोप लगने लगा, तो राहुल गांधी ने साफ कहा कि देखिए, आज जितनी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी है, जितनी अलावरू की हार की जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी मेरी है कि मेरी में भी कमी थी, जिसके कारण कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। दोनों तरह की बातें कर रहे हैं, दोनों तरह की बातें कर रहे हैं कि एक तरफ जिम्मेदारी भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं कुछ और कारण था जिसकी वजह से हार गए लगता है। चलिए, लेकिन विनोद जी की एक बात सही है कि कम से कम समीक्षा बैठक तो की, पहले तो ये भी नहीं करते थे हरियाणा चुनाव वगैरह के बाद, ये एक अच्छी बात है। शुक्रिया आलोक जोड़ने के लिए। विनोद जी बने रहिएगा, आगे चलकर SIR पर भी कुछ बात करनी है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया कि अब बात करेंगे SIR पर। SIR वैसे तो देखिए 13 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा चर्चा है। और राजनीति वैसे हर जगह हावी हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो अलग लेवल की राजनीति है। SIR पर हावी होती सियासत के मायने क्या है? सड़क से लेकर संसद तक और कोर्ट से लेकर चुनाव के मैदान तक SIR को लेकर विपक्षी दलों की रार थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नाम काटे जाने के नैरेटिव पर जवाब देते हुए कहा कि एक भी ऐसा मिला क्यों नहीं। लेकिन SIR को लेकर जारी अपनी सियासत को आगे बढ़ाते हुए TMC के 10 सांसदों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। चुनाव आयोग में 2 घंटे तक चली बैठक के बाद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि कोई जवाब नहीं मिला। सवाल वही जो TMC नेता अभिषेक बैनर्जी महीनों से पूछ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाके में ही क्यों SIR जरूरी है, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं? जबकि चुनाव आयोग 12 राज्यों, अब तो 13 असम मिला लीजिए, और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR करवा रहा है। अब सवाल यह है कि नेता खुद अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करवा भी रहे हैं, लेकिन लोगों को वोट कटने का डर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, यहां पर भी SIR की प्रक्रिया जारी है। अखिलेश यादव घूम घूम कर वोट काटने का दुष्प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन खुद अपना नाम पुनरीक्षण में शामिल करवा रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि SIR एक षड्यंत्र है, फिर खुद को इससे अलग करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं। ये संदेश दूसरे के लिए दे रहे हैं। SIR पर आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार TMC सरकार को आखिर वोटर की पहचान से दिक्कत क्यों है पश्चिम बंगाल में? कोलकाता में CEO के दफ्तर पर जमे इन TMC कार्यकर्ताओं की परेशानी कुछ अलग ही है। TMC के समर्थन में इन्हें धरना देना इनकी मजबूरी है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, खबर है कि पश्चिम बंगाल के मौजूदा वोटर लिस्ट से 26 लाख मतदाताओं के 2002 के वोटर लिस्ट से मैचिंग नहीं हो रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में आबादी की बेतहाशा वृद्धि की वजह इस बड़ी तादाद में ढूंढी जा सकती है। SIR की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल में अब तक 6 करोड़ इन्यूमरेशन फॉर्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा चुका है। इसके बाद इसे 2002 के वोटर लिस्ट से मैच कराया जा सकता है। तो ध्यान देने की बात यह भी कि ये 26 लाख वोटर की पहचान भी जरूरी है। आए कहां से? मृतकों के नाम वोटर लिस्ट में नाम डलवाने की कोशिश भी पश्चिम बंगाल में देखी गई है, लेकिन TMC को इस बात की चिंता है कि उनके वोट बैंक को यह संदेश जाए कि TMC उनको बचाने की लड़ाई लड़ रही है, भले चाहे वो कितने भी असली हों या फिर फर्जी हों।
भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने आरोप लगाया कि मरने वालों के पीछे ममता बनर्जी की धमकी है। वो जो बीएलओ की मौत वगैरह हो रही है उस पर उन्होंने कहा, मुझे जो लगता है कि ममता बनर्जी ने ऑन कैमरा बयान दिया है कि आप याद रखिए, मैं कोट कर रहा हूं उनको, आप याद रखिए कि आप काम पश्चिम बंगाल सरकार के अंडर करती है, इसलिए सरकार जो बोलेगी इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि वही करना है, नहीं तो हम बाद में देख लेंगे। तो मैं अगर सरकारी मुलाजिम हूं और मेरे ऊपर ऐसा अगर डर रहा कि मैं अगर सही काम करूंगा तो मेरा नौकरी जा सकता है, तो टेंशन में कोई सुसाइड कर सकता है। तो अगर कोई मर रहा है इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है, कि उन्हें ममता बनर्जी ने इनडायरेक्टली बोला है कि सबका नौकरी खाऊंगा मैं, अगर वो टीएमसी का बात नहीं सुनेगा तो। चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल में और कोलकाता में और बाकी इलाकों में, इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता से जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी मौजूद हैं। विनोद जी, पश्चिम बंगाल में तो अलग लेवल की बात चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय इंटरेस्ट लोगों को है उन 26 लाख नामों में जो एक तरह से मैच नहीं कर रहे हैं। इन 26 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, इसका मतलब ये ना तो मृत हैं, ये ना शिफ्टेड हैं, ये 26 लाख वो लोग हैं जो जीवित हैं, वहीं पर हैं, लेकिन 2002 से नाता नहीं निकल रहा। लाल जी, आपका सवाल तो यही है कि आज अगर डेरेक ओब्राय और टीएमसी के 10 सांसद मिलने गए थे चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग के सामने में जो सवाल रखा है उसमें यह सवाल नहीं है कि ये सवाल उनको नहीं पूछना है। उनको ये पूछना था कि बीएलओ की मौत थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, क्योंकि पहले बताया था कि गोवा प्रधानमंत्री जाने वाले थे। प्रधानमंत्री ने गोवा में